बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड है, अपने वीकेंड को अच्छे तरीके से प्लान कीजिए। शहर में सुबह से बारिश भी हो रही है तो घरों में रहना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। अब लाहौरिये मैं सुबह सुबह जब आ रही थी एक नाश्ता पॉइंट पे अच्छा खासा रश था तो मुझे ये लगा कि मौका तो कोई जाने नहीं देते लाहौरिये, लेकिन जो एक बारिश की वजह से जहमत का सामना करना पड़ा है हम सभी लोगों को। जगह जगह पानी आज भी जमा था, हालांकि आज उस लेवल की बारिश नहीं हुई है और हम लोग एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। पिछले एक हफ्ते से शहर में बारिशें भी हो रही हैं और उसके नतीजे में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया काम कर रही है, सो अब आके आपको आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि जैसे ही बारिश शुरू हुई टीमें आपकी फील्ड में होनी चाहिए और लोगों के लिए जो है वो सहूलत होनी चाहिए। अलबत्ता आज भी रोड एक्सीडेंट्स भी हुए हैं और अगर आप रोड पे निकल रहे हैं तो मोहतात तो आपको रहना पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं। थैंक गॉड फिरोजपुर रोड पे जहां 10 जगह पे गड्ढे थे उनको परसों जो है वो कवर किया गया है। हादसात की एक बड़ी वजह वो भी बन रहे थे। अच्छा जी, अभी आप देख रहे हैं निकासी आपके इंतजामात क्या हैं, बारिश कितनी हुई है और पानी कितना है। लोगों के लिए तो मुश्किलात हैं ही हैं। हम इससे पहले कि अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाएं, मौजूदा सूरत हाल डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हमारी रिपोर्टर कोमल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कौन सा इलाका है और लोग परेशान तो हैं ही, लेकिन क्या यहाँ पर वासा की टीम भी मौजूद है? कोमल की तरफ चलेंगे। जी कोमल, बताइएगा किस इलाके में आप मौजूद हैं और बारिश के हवाले से प्रेडिक्शन क्या है और यहाँ पर निकासी आपकी सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल अना, मैं इस वक्त हमदर्द चौक पर मौजूद हूँ। जैसा कि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि इस दफ़ा मानसून का स्पेल अच्छी खासी बारिशें बरसाएगा। वासा हुकाम को अलर्ट रहने के हवाले से बार बार ताकीद भी की गई। इस वक्त जो है सूरत हाल अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो हर तरफ पानी ही पानी। इवन हमदर्द चौक पर जो है वो गटर भी खुले हुए हैं। इंतज़ामिया तो अब आ चुकी है, लेकिन इससे पहले जो शहरी थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर गटरों के ऊपर चीज़ें रखी हुई हैं ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और वो देख सकें कि आगे जो है वो गटर खुला हुआ है ताकि किसी किस्म का हादसा ना करना पड़े। शहरियों की बंद हो रही हैं, पानी शदीद खड़ा है। वासा हुकाम आई तो है लेकिन अभी वो भी ये देख रही है कि किस तरह जो है वो यहाँ पर सूरत हाल को कंट्रोल में किया जाए। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं बाइक्स बंद हो रही हैं, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर, बारिशें हो रही हैं, बारिशें शहरियों को वैसे तो पसंद भी होती हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? इंतज़ामिया से क्या शिकायत है? मुझे इंतज़ामिया से ये शिकायत है कि बारिश का होना तो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की गर्मी पड़ रही है मेरे हिसाब से लोगों को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन जो ये पानी खड़ा होता है इसकी वजह से हम ऑफिस जाने में लेट हो जाते हैं, हमें दुश्वारी का सामना होता है। अभी मैं पीछे देख के आया हूँ कि एक बाइक वाला बेचारा गिर गया है, उसका सर फट गया है। ये सामने बिल्कुल है, थोड़ा सा आगे तो उसके ब्लड निकल रहा है। काफ़ी बाइकें वहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि चलो अगर बारिश होती है लोग एंजॉय करते हैं, कम से कम ये पानी का तो इंतज़ाम इनको करना चाहिए। पंजाब हुकूमत को, वासा डिपार्टमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए कि पानी ना। जी बिल्कुल, पानी को बर वक्त ख़त्म करने के लिए वासा हुकाम को अलर्ट रहने के हवाले से शहरियों की जानिब से भी काफ़ी शिकायत की जा रही हैं, क्योंकि जब महकमा मौसमियात की जानिब से बर वक्त ही इंतजामात करने के हवाले से ताकीद कर दी जाती है। मौसम बरसात मुझे बताइएगा, हमदर्द चौक में आप मौजूद हैं, लोगों की मुश्किलात तो हम देख रहे हैं, बाइक पे लोग कैसे गुजर रहे हैं। यहाँ पर आपको वासा की कोई टीम नज़र आ रही है? क्योंकि अब तो बारिश रुक भी गई है। हमेशा ये कहा जाता है बारिश रुकने के 2-3 घंटे बाद जो है वो आपको क्लियर जगह नज़र आएगी। तो ये पानी निकालने के लिए यहाँ पर कोई वासा की टीम भी मौजूद है या नहीं है? जी बिल्कुल, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो वासा हुकाम जो है वो यहाँ पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन अभी वो भी ये देख रहे हैं कि जो पानी की सूरत हाल यहाँ पर है उसको किस तरह से क्लियर किया जाए, क्योंकि गटर जो है वो यहाँ पर मुकम्मल तरीके से बंद है और शहरियों ने जो है वो अपनी मदद आपके तहत गटरों के ऊपर जो है वो कुछ चीज़ें इस तरह की अलामाती रख दी हैं ताकि शहरियों को जो है वो इस बात की यकीन दहानी और आगाही हो सके कि यहाँ पर सूरत हाल जो है वो कशीदा है। तो अपनी सूरत हाल को जो उन्होंने मोहतात रहना है, एहतियात बरतनी है, वो एहतियात बरतते हुए इस जगह से गुजरे। वासा हुकाम आ तो गई है लेकिन क्योंकि उनके पास भी इंतजामात मुकम्मल नहीं है तो इसलिए वो भी अभी सूरत जायजा ले रहे हैं कि कितनी देर में यहाँ से पानी को क्लियर किया जाएगा। अपडेट लेते रहेंगे हमदर्द चौक की सूरत हाल और इसके अलावा जहाँ जहाँ से मैं गुजर के आई हूँ, मुल्तान रोड पर भी पानी था,
करतबा चौक पे भी पानी था। तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर मैंने भी खुद विजिट किया और पता चला कि जी निकासी आपके क्या हालात हैं। अभी उस लेवल की बारिश नहीं हुई है। हम टॉप स्टोरीज की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये मौजूदा सूरत हाल पर हमारे रिपोर्टर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उनके कमेंट्स ले लेते हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर साहब और हमारे सीनियर रिपोर्टर अली दामे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया खोखर साहब। मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। देखा आपने हमदर्द चौक में आज भी पानी है, सो बारिश आज उस लेवल की नहीं हुई है। जी बिल्कुल, इस वाले से जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा है उन्होंने सुबह सुबह मुगलपुरा अंडरपास का दौरा किया है, जीटी रोड का दौरा किया है, यूटी के इलाके का दौरा किया है, शालामार का दौरा किया है और नाखुदा चौक का उन्होंने दौरा किया है, वहाँ निकासी आपको चेक किया है। और बड़ी वजह जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा ने कहा कि हमारे जो ये ड्रेन है, जिसको नाले कहते हैं, ड्रेन उर्दू में नाले भी कहते हैं पंजाबी में, ये इनकी सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से पानी इनके अंदर जाकर फंस जाता है। उनका कहा कि इनको सफाई कराने के लिए वासा को जरूरी है कि इनकी सफाई, जो बारिश मानसून आने से पहले इनकी सफाई होनी चाहिए थी, जो कि वासा ने आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने अली कोमल की गुफ्तगू भी सुनी। वासा की टीम तो मौजूद है, लेकिन वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। गटर ही बंद है, पानी जहाँ से निकासी होनी है उसको ही पहले से कोई सफाई नहीं की गई है। तो अगर आपकी पाइपलाइन ही बंद होंगी, पानी किधर ले जाएंगे आप? देखिए, अगर बारिश तो जारी है तो फिर तो आप कह सकते हैं कि पानी एक बड़ी मिकदार में जमा हो सकता है। बिल्कुल, अब तो बारिश, लेकिन जब बारिश थम जाए और थमने के बाद आपको एक प्रोसेस होता है, एक टाइम होता है उस जगह के मुताबिक। अगर लक्ष्मी है तो लक्ष्मी को उस टाइम के मुताबिक वहाँ से पानी के निकासी में जो है वक्त दरकार है। तो अब यहाँ पे हमदर्द चौक की अगर बात की जाए तो ये है इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में गार्बेज जो है और वो जो सीवरेज है वो निकासी अब उस तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का जो एक मटीरियल सारा नदी नालों में घूम रहा होता है और उसकी वजह से ब्लॉकेज जो है वो हो जाती है। अब ये बात खोखर साहब ने बिल्कुल ठीक है कि अगर हमने नदी नालों को साफ़ किया होता तो ये सूरत हाल ना होती, क्योंकि पानी को एक फ़्लो चाहिए। जब पानी को उस मकदार में फ़्लो नहीं मिलेगा तो वो पानी जल्द नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर हमेशा जब भी पानी को बड़ी मकदार में अगर जमा होता है और उसको निकासियाब के लिए वो फ़्लो नहीं मिलता तो इसका मतलब हतमी है कि वहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो चुकी है। अब ब्लॉकेज को रोकने के लिए फिर अब उसको निकालने के लिए वासा की जिम्मेदारी है। वासा क्योंकि लाहौर के सोर पॉइंट्स जो मुख्तलिफ हैं वो वहाँ पर ड्यूटीज दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। उनकी हैवी मशीनरी वहाँ पे है। अब हमदर्द चौक उनके सोर पॉइंट्स में आता है या नहीं आता, इसी वजह से अगर जो कोमल बता रही है कि उनकी लोग मौजूद है लेकिन वो इंतजामात, वो मशीनरी मौजूद नहीं है। क्योंकि मशीनरी तो सारी सबसे ज़्यादा क्या फायदा हुआ फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे, मशीनरी तो ज़्यादा बंद हो रही है। मशीनरी तो ज़्यादा हमने डिप्लॉय की है इधर कलमा चौक रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा खौफ इनको, बिल्कुल गवर्नमेंट को भी खौफ है कि भाई यहाँ से पानी बाहर ना आ जाए, क्योंकि नया प्रोजेक्ट बना हुआ है तो सारी इंतजामिया वहाँ पर हरकत में आई हुई है। तो लिहाजा कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं, इंतजामिया और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि जब बारिश थम जाए तो कम से कम आधे घंटे में पानी तो कम से कम निकल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये हमेशा की तरह रिवायत कायम रहेगी और आपको इसी तरह से, मैं तो कोमल पानी में खड़ी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जी आप लोगों के लिए ड्यूटी करना भी। एक ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। मौजूदा सूरत हाल पर हमने रोशनी डाली और जैसे जैसे अब बारिश की तो प्रेडिक्शन है, सो जो हालात रहेंगे शहर के हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और आपको अपडेट रखने का मकसद ही होता है कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो आप दूसरा रास्ता कोई इस तरह से इख्तियार करें कि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाइक गाड़ियाँ जो ख़राब हो रही हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, ऑब्वियसली फिर मुश्किलात में इजाफा लोगों की भी हो जाता है। सो अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की तरफ। खबर ये है जी, वजीर आला का बड़ा फैसला, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल आवाम के लिए खुल गए। बर्न यूनिट और माजूर वर्कर्स के बहाली सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है। ये बहुत बड़ा इकदाम है। अब वो वर्कर्स जो बेचारे माजूरी की हालत में भी काम कर रहे हैं, ये अस्पताल थे तो लेकिन कितना एक्टिव थे ये सब हम जानते हैं। इसके अलावा हम जिक्र करेंगे जिस तरह से सीएम साहब एक्टिव नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे करें, उसकी तरफ भी आएंगे। लेकिन इस फैसले को कैसे देखते हैं खोखर साहब? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल है जहाँ पर सिर्फ वर्कर्स जो है जिनके पास आपका गिला तो नहीं है कि लाहौर में ही सब कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आप हमेशा बिल्कुल कार्ड जिसके बड़े हुए थे सिर्फ उन्हीं का इलाज होता था। लेकिन होना ये चाहिए कि इन अस्पतालों का जो आवाम के लिए खोलना है ये अच्छा कदम है, लेकिन इन अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं या पैरामेडिक्स हैं या अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है, उनकी महकमा हेल्थ के जो डॉक्टर और पैरामेडिक्स के बराबर तनख्वाह भी होनी चाहिए, उनकी मराहत और सहूलतें भी बराबर होनी चाहिए। दूसरा ये कि
एक अहम बात यह है कि इन अस्पतालों में अगर मजदूरों का फ्री इलाज होता है तो आवाम का भी फ्री इलाज किया जाए, तो आवाम को भी वही सहूलत दी जाए जो मजदूरों को दी जाती है। और इन अस्पतालों को ओपन करना ये बड़ा अच्छा काम है, लेकिन इसके साथ साथ मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि जो फौजी अस्पताल है या फौजी तलीमी इदारे हैं वो भी आवाम के लिए खोल दे, वहाँ भी आवाम के दाखिले करे और आवाम का वहाँ भी इलाज माल जाओ, ताकि एक अच्छी हम आहंगी और कौमी वहदत पैदा हो। सीएमएच में कोई भी जा सकता है, सीएमएच में कोई भी जाके इलाज करवा सकता है, पाबंदी तो थोड़ी है ना। अब ये सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल थे, आप आराम से जिस तरह कह रहे हो ना कि कोई भी जाके इलाज करा सकता है, करवा सकता है। है। आपने हालात देखे हैं किसी की इतनी आराम से सुनवाई है, इतनी जल्दी किसी को हॉस्पिटल, अभी सीएम साहब विजिट हर रोज कर रहे हैं, लोगों को मुअत्तल कर रहे हैं। अगर इतने हालात बेहतर होते कि हर कोई जाके इलाज करा सकता तो ये नौबत ही ना आती। हाँ, ये बात ठीक है, सीएमएच में वही जा सकता जो पैसे वाला, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ पे आपको उन्होंने डील करना है एज ए प्राइवेट। एग्जैक्टली। और प्राइवेट डील करेंगे तो आपसे पैसे लेंगे। हाँ। नहीं, खूब सारी बात करें, कोई जा नहीं इलाज जो था ना, इलाज और एजुकेशन और हेल्थ दो ये फ्री, ये तो प्रायोरिटी है, ये दो फ्री होनी चाहिए हुकूमत को। हुकूमत देती क्या है? देखिए, प्राइवेट मैं बिजली का बिल प्राइवेट मेडिकल तो बिजली के बिल में टैक्स, हॉस्पिटल मैं कपड़े खरीदने जाता हूँ हर जगह पे हैं, मैं मोबाइल फीस होती है, मैं मोबाइल ये हर जगह पे मुफ्त नहीं होता, मोबाइल कॉल करता हूँ उसमें टैक्स होता है, मैं गाड़ी का पेट्रोल डलवाता हूँ उसमें टैक्स होता है, हर चीज में तो टैक्स में देता हूँ। तो अगर एजुकेशन और हेल्थ, अगर आवाम में ये पहली क्लास से लेकर एमए तक जितनी सरकारी यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज की फीसें हैं ये हुकूमत फौरी तौर पर माफ कर दे, तमाम फीसें हर तरह की, और अस्पतालों के जो तमाम टेस्ट होते हैं या ऑपरेशन चार्जेस आपकी सजेशन बहुत अच्छी है खोखर साहब, इसकी तरफ आएंगे। कल सीएम साहब ने जो विजिट किया अली से, मैं क्योंकि अली साथ साथ मौजूद होते हैं उसकी डिटेल्स भी पूछूंगी। अभी आपको बाखबर रखना है मौजूदा सूरत हाल से, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी है और नकासियाब की सूरत हाल आज भी कुछ तसल्ली बख्श करार नहीं दी जा रही है। ये इसकी असल वजह ये जानने की कोशिश की जानी चाहिए कि आया इस शगाफ जो है उसके अंदर कोई सड़क के नीचे कोई नाला गुजर रहा था, अगर नाला था ये सेम का नाला था, अल्लाह ताला रहम करे, अगर इसी तरह अचानक गाड़ी आ जाती। नहीं, आपने फिरोजपुर रोड पे देखा है छोटे छोटे पॉइंट पे नीचे वो जगह बैठ गई है, बिल्कुल ऐसे ही, और उसको परसों शायद कवर किया गया, ट्रैफिक की रवानी भी उससे मुतासर हो रही है, जगह जगह पे लोग आके रुक रहे हैं। अब यही सिचुएशन मॉडल टाउन के पास है, वजीर आजम का जहाँ पे घर है वहाँ से आप निकलो तो फौरी आपको 5, 6, 7 ऐसे पॉइंट नजर आएंगे जहाँ पर छोटे छोटे शगाफ जो है वो पड़े वापस सड़क बैठ चुकी है और ये नुकसानदेह है। कोई हैवी ट्रेलर गुजरता है वहाँ से तो फिर तो ये तो सड़क बिल्कुल ही बैठ जाएगी। अली अगर कर लिया जाता है, ये जो शगाफ है, इससे पहले भी आपने देखा कि यहाँ पे जोहर टाउन में एलडीए की जो बिल्डिंग है उसके सामने भी शगाफ पड़ चुका है। तो अब इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि आया ये शगाफ क्यों पड़ रहे हैं। अगर तो नीचे नाला गुजर है तो नीचे नाला गुजर रहा है तो आपने वो प्रॉपर मटेरियल जो एक प्लान होता है, बिल्डिंग प्लान होता है, क्या वो इस्तेमाल हुआ था? ये क्यों शगाफ पड़ रहे हैं? हमारा एक प्रॉपर एक PC1 होता है और PC1 के तहत आपने एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है, रोड को मुकम्मल करना है, और उसका एक पाकिस्तान का एक बिल्डिंग रूल है और बिल्डिंग रूल के मुताबिक आपने वो बनानी होती। तो क्या वो आपने बनाई? वो इन्होंने बिल्कुल नहीं बनाया होगा। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर आया सड़क क्यों बैठ रही है। बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि ये जो बरसात का मौसम शुरू होता है ना, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, पानी जगह जगह पे जमा होने के बाद वो चीज़ जो है ना वो सूरत हाल आस पास में वो बहुत एक तशवीशनाक हो जाती है। अब ये घरों की छतें क्यों गिर रही हैं? इसी वजह से। अब जिनके घर कच्चे हैं ना, जिनके घरों में पानी खड़ा हो गया वो भाई एहतियात करें, बिल्कुल अपनी एहतियात करें। जिनके खस्ता हाल घर हैं वो एहतियात करें, क्योंकि पानी आपकी बुनियादों में जाकर अब आपको नहीं पता कि वो अंदर क्या कर रहा है। बिल्कुल ऐसे वो आपकी जो जड़ें हैं वो बुनियादें वो कमज़ोर कर देगा। अब मज़ीद बारिश हुई, उस पर वज़न आया तो बस गया, फिर आपका घर गिर जाएगा। यही गवर्नमेंट इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो खस्ता इमारतों के हवाले से कोई इंतबाह जारी करे, कोई इनको वार्निंग जारी करे कि वो अपने घरों से निकल आए, और उनको फौरी तौर पर गवर्नमेंट अगर शेल्टर दे सकती है तो दे दे, ताकि उनके नुकसानात ना हो। अब देखें ये नश्तर कॉलोनी का जो वाक़या पेश आ गया, कितना अफसोसनाक वाक़या। आपने सही बात की कि बारिश किसी के लिए रहमत है तो किसी के लिए ज़हमत है। अब हम तो अपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे तस्वीर लगा देंगे क्या मौसम है जी लाहौर का। नहीं, खुशगवार मौसम। मैं तो देखिए हम लोग हर रोज़ दफ्तर आते हैं और जिस मुश्किल से आते हैं हमें पता है कि जगह जगह पानी का सामना करना पड़ता है और रिस्क भी आप लोग आते हैं। तो ये बारिश जो मुसलसल रहती है ये जहमत ज़्यादा बन जाती है। कहीं छतें गिर रही हैं, कहीं सड़कों पर शगाफ पड़ रहे हैं, कहीं करंट लगने के वाक़यात हो रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला से रहम मांगना चाहिए, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी को महफूज रखे। और बारिश बच्चों को जब जो ये पानी आपके जमा हो जाता है ना गलियों में, सड़कों पे, बच्चों को ना निकलने दें इसमें।
बिल्कुल। बच्चे, मैंने कई दफ़ा देखा है कि बच्चे जाके नहा रहे होते हैं, भाई आपको नहीं पता किसी वक्त भी कोई तार टूट जाए, बिजली के तार टूट आपके जाए। पास हैं, आपके इन दिनों में हर चीज़ जो है, जो ज़मीन के अंदर दफन है या ज़मीन के अंदर दब कर आपको कोई चीज़ बनाई हुई ना, वो उसकी जड़ें बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे ही आपके गटरों के ढक्कन खोल दिए जाते हैं कि पानी की निकासी हो जाए, पानी और की बच्चों निकासी के आप गिरने बच्चों को खुदारा बच्चों को रोकें कि वो बारिश के पानी में इस तरह ना नहाए। अब 100 बीमारियां पैदा होंगी, स्किन गटरों का डिजीजेज पानी होती उसके हैं, अंदर आ रहा है, बच्चे गटर में गिर जाते हैं। कोई खैर, तार वो गिर एहतियात जाती है है, जो ये हमारे पेरेंट्स लिए को बरतनी है। हाँ, अली वक्त बिल्कुल। कम है, मैं कल सीएम साहब ने जो दौरे किए उसकी तरफ आना चाहूंगी। कल से हम सोशल मीडिया पे एक पिक्चर देख रहे हैं, यकीन माने वो मुझे खुद बड़ी अट्रैक्ट करी है पिक्चर। बच्ची की आंखों में एक रोशनी है और वो उसकी मुस्कुराहट है। मैं कुछ ना कहते हुए भी वो पिक्चर सब कुछ कह रही है। हमने तो ये, क्योंकि ये मंजर सामने बिल्कुल देखा था, वज़ीर आला क्योंकि गए थे सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल, तो वो जब भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वो बच्चों की वार्ड में ज़रूर जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, बच्चों से मिलेंगे। तो वो सामने गए, वो डायरेक्ट उस बच्ची के पास ही गए, वार्ड में एंटर हुए, वो डायरेक्ट उस बच्ची के पास ही गए, तो उन्होंने हाथ मिलाया बच्ची से। वो बच्ची ने, क्योंकि उसका हाथ छोड़ा तो उसने फिंगर एक पकड़ ली बॉस की, तो उन्होंने फिर, बच्ची ने फिर हाथ नहीं छोड़ा। अब सीएम साहब हाथ हिलाते रहे हैं कि बच्ची छोड़ेगी, लेकिन बच्ची ने नहीं छोड़ा। सीएम साहब भी वेट कर रहे हैं। अब उन दोनों के दरमियान जो उन्होंने आंखों में आंखें डाल के देखा है ना, वो मंजर था उस वक्त देखने वाला। और वो हर बंदा देख के स्माइल भी दे रहा है, वो खुश भी हो रहे हैं कि यार ये क्या सीन है। अब उस वक्त आके कैमरे सबके आके रुक भी गए। अब इसका एंड क्या होता है, क्योंकि ये आपने देखा होगा फुटेज में, तो कम से कम 50 सेकंड तक वो ये सिचुएशन रही है। वो बच्ची सीएम की तरफ देख रही है, की रोशनी देखें, उसका देखना देखें, उसने ये ऊपर उठा के जो स्माइल दी है ना, जी बिल्कुल। इस हवाले से ये एक अच्छा कदम है कि वज़ीर आला ने एक सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का दौरा किया। मेरा ख्याल है ये किसी भी वज़ीर आला का पहला दौरा था जो सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का दौरा किया, और ख़ास तौर पर बच्चों के वार्ड का दौरा किया, क्योंकि जो सोशल सिक्योरिटी अस्पताल है ना, वो पंजाब के निगलेक्टेड हॉस्पिटल है। उन पर हुकूमत ना पैसे खर्चती है, ना डॉक्टरों को तनख्वाहें देती है, ना उनको सहूलतें देती है, ना उनको अलाउंसेस देती है, और ना वहाँ दवाइयाँ देती है, ना वहाँ बर वक्त ऑपरेशन होते हैं। जो महकमा हेल्थ के अस्पताल है वहाँ पर उसके मुकाबले में बहुत बेहतर सहूलतें हैं। लिहाजा ये बड़ा अच्छा कदम है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो अली, क्या बच्चों के जो इलाज मुआवजा चल रहा था, सेटिस्फाइड थे सीएम साहब उससे? देखिए, वहाँ पे जो सूरत हाल थी वो उनसे वो सेटिस्फाइड थे। उन्होंने ये कतन नहीं कहा कि वो यहाँ के इलाज मुआवजे से वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि प्रॉपर अरेंजमेंट था। और उसकी एक वजह ये भी है कि वो हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ वर्कर्स के लिए होते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो रश नहीं है, वो तादाद नहीं है लोगों की। बाकी जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल चले जाएं, अल्लाह ताला वहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है। एक बेड पे आपको 4-4 बच्चे पड़े। अब इसीलिए वज़ीर आला ने फैसला ये किया कि अगर हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटी है तो क्यों ना हम इनको आवाम के लिए खोल दें। अब उन्होंने फिरोजपुर रोड पे भी सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल का दौरा किया, बेड खाली पड़े थे। वो कह रहे थे कि यार इनको यूटिलाइज करो, आप क्यों नहीं, फिर आप इनको यूटिलाइज करो। जो चीज़ आपकी डिमांड है, जो चीज़ आपकी डिमांड है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें कम हैं, तो हम उनकी वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर देते हैं, आप उनको अपग्रेड करें। और लेकिन इसको आवाम के लिए भी खोलें। जो जो सहूलियात यहाँ पे मैसर नहीं हुई वो मैसर करेंगे। अब उन्होंने बर्न यूनिट का कहा कि बर्न यूनिट बनाएं, और जो मजदूर वर्कर्स हैं उनकी बहाली का सेंटर यहाँ पे बनाया जाए। तो उसके साथ ही फिर वो वज़ीर आला ने मुख्तलिफ जो मेहमान खाने थे वहाँ के, वो भी विज़िट किया। मतलब जब हॉस्पिटल जाएंगे ना, तो उनके हाथ में एक अपनी पर्ची होगी, उन्होंने लिखा होता है, नोट्स बनाए होते हैं, उन्होंने कि मैंने ये चीज़, जहाँ पे वो हॉस्पिटल वाला कहेगा ना कि इधर जाएं, उधर नहीं जाएंगे, वो दूसरी तरफ जाएंगे। ये उनका तरीकाकार है। अब वो मुख्तलिफ जगह पे जाके उन्होंने हर चीज़, उन्होंने मेडिकल व मेडिसिन का जो एक स्टोर है वहाँ पे विज़िट करना है, डिस्पोजेबल का जो स्टोर है वो उन्होंने विज़िट करना है, और इसके अलावा जो भी मुख्तलिफ वहाँ पे पॉइंट्स हैं जो उनके माइंड में है, जो उन्होंने लिखे होते हैं, वो उन्हें जाके विजिट जरूर करना। ये बहुत अच्छा इकदाम है। ये वो चीज़ें हैं जो आवाम की पहुंच में होनी चाहिए। लेकिन इसके बदले में अब जो हमारे इदारे हैं उनको कम से कम ख्याल रखना चाहिए कि अब ये सहूलियात मरीज़ों तक पहुँचनी चाहिए। है ना, सिंपल सी बात है, 400 अरब रुपए का आपका हेल्थ का बजट है। अब मेरे जैसा बंदा ये सवाल करता है वो 400 अरब जाता कहाँ है? जब एक आम आदमी मरीज हॉस्पिटल में जाता है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाता है, अब तो आप सिफारिश भी लेके चले जाओ ना, आपको इलाज नहीं सरकारी हॉस्पिटल में मैसर होगा।
खैर सीएम साहब के लिए हम तो बहुत सारी दुआएं कर सकते हैं, जितने एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अगर इसी तरह से लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो गए, क्योंकि अस्पताल जिस तरह रोते बिलखते लोगों को मैंने देखा है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, इन अस्पतालों से दूर रखे, जो लोग यहाँ पर हैं उन्हें सेहतयाबी अता फरमाए। हम बहुत दुआगो हैं कि अस्पतालों के हालात बेहतर हों और लोगों को सहूलियात मिलें। अपडेट एक कहा जा रहा है जी आप तक पहुँचानी है, इलाके से एक के बाद एक छत गिरने के वाकयात हो रहे हैं जी। मुसलसल बारिश की वजह से मकान की छत गिरी है और छत गिरने का वाकया न्यू शाहदरा में और नश्तर में ये 2 वाकयात आज पेश आए हैं छत गिरने के। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी एक प्रोग्राम के इस हिस्से में जी बहुत अहम गुफ्तगू हम करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, एक के बाद एक नई एप्लीकेशन, मैं तो ये कहूँगी कि तहलका मचा रही है। कुछ ही दिनों में एक नई एप्लीकेशन आए और वो मकबूलियत की बुलंदियों तक चली जाए और बहुत ज़्यादा लोग अब जिस तरह से सोशल मीडिया के रुझान की तरफ हम देख रहे हैं, हर चीज़ के नेगेटिव पहलू भी हैं, पॉजिटिव पहलू भी हैं। ऐसे में नई एप्लीकेशंस का आना, लोगों का उसका इस्तेमाल करना कितना मुफीद है, इसको हम राइट ट्रैक पे कैसे लेके जा सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। थ्रेड्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या ये ट्विटर से ज़्यादा मकबूल हो सकती है? क्या ये ट्विटर पर जो पोस्ट वगैरह आप शेयर करते हैं उससे आपको मज़ीद क्या कुछ अपडेट मिलेगा? किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? जो लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या मुख्तलिफ उन्होंने इसमें पाया, वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जो हैं, ख़ास तौर पर हमारा आज का टॉपिक ये होगा कि फ़ायदा हमें किस तरह से पहुंचा सकती हैं और जो अंदेशे हैं, जो हर चीज़ के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अलबत्ता क्या ये वाकई ही ट्विटर को पीछे छोड़ देगी जिस तरह से मकबूलियत ये इख्तियार करी है? बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सोशल नेटवर्किंग एक्सपर्ट हाफिज़ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है अपने शो में, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ट्विटर की मकबूलियत से इनकार नहीं है, लेकिन उसके बाद एक शोर सा बर्पा होना, थ्रेड्स की तरफ लोगों का जाना, कैसे देखते हैं आप? असल में थ्रेड मेरे ख्याल में उन्होंने लॉन्च इस वजह से भी किया है कि ट्विटर में आपको पता है कि थोड़ी सी वो मस्तियाँ कर रहे थे जी। ऐसे ही है। उन्होंने कहा जी ब्लू टिक के लिए, वेरीफाइड के लिए आपको इतने पैसे चाहिए, फिर ये पाबंदी लगा दी, ये पाबंदी लगा दी, और पोस्ट की भी कोई रिस्ट्रिक्शन आ जी वो भी लगाई उन्होंने कि अगर आपका वेरीफाइड अकाउंट है तो नॉन वेरीफाइड है तो उस पर 5000 देख सकते हैं, 10,000 देख सकते हैं। मार्केट के अंदर जब भी कोई एक बंदा अपने आप को सब कुछ समझने लगता है ना और अपनी मर्जी से उसमें चीज़ें करता है तो उस वक्त कंपटीशन क्रिएट आ जाती है। और दूसरा जो मेटा को सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, मेटा को ये है कि मेटा के पास इंस्टाग्राम है पहले से, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उनके पास जो यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स, वो ट्विटर से कहीं ज़्यादा है। ट्विटर के टोटल यूजर्स हैं 368 मिलियन, और ये 368 मिलियन भी एक्टिव हम इसको नहीं कह सकते, ये टोटल वो है जो बस नज़र आ रहे हैं, गूगल पे डाटा आ रहा है एक। उनके पास तो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस के लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब थ्रेड जब लॉन्च हुआ तो लॉन्च होते ही उसने पहले दिन 48 घंटों में आ गया कि 5 मिलियन लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया, 50 लाख लोगों ने। अब उसको दिन ब दिन लोग ज्वाइन कर लें, और इधर से ऐलान वक्त की तरफ से उनको थ्रेट भी आया है थ्रेड को कि हम आप पे लॉ सूट फाइल करेंगे, कंपटीशन ठीक है लेकिन चीटिंग नहीं करनी चाहिए। असल में उन्होंने ये किया है और मार्केट में होता भी यही है, और अच्छा बिजनेसमैन होता भी वही है कि जो नए लोग नहीं हायर करता, उनको नहीं ट्रेन करता, ऑलरेडी जो अच्छे लोग मार्केट में बैठे हैं उनको थोड़े से ऊपर पैसे देकर उठा लेता है। मेटा ने यही किया, ट्विटर ने मुलाजमिन फारिग किए, मेटा ने उनको ज़्यादा पैसों पे उठाया और अब वो ट्विटर की सादा अल्फाज में चीखें। कैसे अब तहलका हमें थ्रेड्स मचाता नजर आ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं आने वाले टाइम में? आने वाले वक्त में ट्विटर को फौरी तौर पे तो हम नहीं कह सकते कि कम्पीट करेगा, क्योंकि एक आपका एक माइंडसेट होता है। अब आप हैं, कोई भी बंदा है ना लाहौर में रहता है, किसी भी शहर में, वो एक स्पेसिफिक जगह पे शॉपिंग करने जाता है। एक नया मॉल अगर खुलता है ना, वो एक दफ़ा तो जाएगा, 2 दफ़ा जाएगा, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा टोटल स्विच होने पे दूसरे मॉल के अंदर। ये एक माइंडसेट होता है हर इंसान का कि वो जहाँ पे जा रहा है उधर से ही कर रहा है, तो इतना जल्दी नहीं होने वाला। लेकिन ये है कि अगर ट्विटर ने मजीद कोई पाबंदी, ट्रैक्शन क्या देखी अभी तक आपने, डिफरेंस क्या दोनों में देखा, क्यों लोग इसकी तरफ एज सच मेजर डिफरेंस कोई नहीं है। लोग इसलिए भी अट्रैक्ट हो रहे हैं कि एक तो मार्केटिंग लोगों तक डायरेक्टली पहुँच रहा है ना मेटा की तरफ से, और उसको आप इंस्टाग्राम से लिंक भी कर सकते हैं।
आप एक तरफ पोस्ट लगाएंगे वो दोनों तरफ लग जाएगी, एक ये अट्रैक्शन है उसके अंदर कि आप कहते हैं कि मैंने इंस्टा पे लगानी है, ट्विटर वो थ्रेड पे भी लग जाए, थ्रेड पे लगा रहा हूँ तो इंस्टा पे लग जाए, तो ये अट्रैक्शन तो है इसके अंदर। और दूसरा अच्छा, इंस्टाग्राम को टोटली हमने देखा लोग और तरह से यूज़ करते थे, अब थ्रेड को भी उसका उसी तरह से यूज़ किया जाएगा कि इसमें कुछ आप नई चीज़ें शामिल होती देख रहे हैं? नहीं, थ्रेड को नॉर्मली जो हम इसको यूज़ होता हुआ देखेंगे वो ट्विटर की तरह देखेंगे, जिसको नॉर्मली आप पॉलिटिकल आप देखें ना, नॉर्मली इस तरह के लोग जो खबर वगैरह के लिए ट्विटर ज़्यादा यूज़ होता है, इंस्टा यूज़ होता है आपकी पर्सनल लाइफ, आपने पिक्चर लगा दी, आपने अपनी वीडियो लगा दी। ट्विटर पे आप देखते हैं कि पर्सनल चीज़ें कम होती हैं, वहाँ पे मुल्क की हालात क्या हो रहे हैं, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, कोई न्यूज़ है वो आ रही है वहाँ पे, तो वो तो डिफरेंस रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि थ्रेड के ऊपर सारे लोग वो पिक्चर्स ही अपलोड करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो ट्विटर पे हो रहा है वही यहाँ पे होगा। अब जो यूज़र्स हैं उनके लिए अट्रैक्शन क्या है? आजकल हमारे लोग बड़े एक्टिव हैं जो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, लोगों को लगता है ना कि अच्छा हमने अब इस पर बिजनेस भी करना है, कुछ कमाई का जरिया भी ढूंढना है, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं? बिल्कुल होंगी, क्योंकि देखिए जब कंपटीशन आ जाता है ना तो आपको वही करना पड़ता है जो दूसरा कर रहा है। तो एलन मस्क ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि हम ट्विटर को मोनेटाइज कर रहे हैं, ट्विटर आपके लिए पैसे लेके आ रहा है। वीडियोस पहले 2 मिनट 20 सेकंड तक की वीडियो होती थी, फिर उन्होंने कहा जी अब ट्विटर पे जिनका वेरीफाइड अकाउंट है वो बड़ी वीडियो भी लगा सकते हैं, अब उसको वो मोनेटाइज भी करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं। जाहिर है जब दूसरा प्लेटफॉर्म करेगा तो अट्रैक्शन के लिए आपको भी वही कुछ देना पड़ेगा, अगर आप वही नहीं देंगे तो लोग वहाँ पे जाएंगे। तो बाकी ऐसा अगर हम बात करें कि बिजनेस प्रॉपर बिजनेस उस तरीके से यहाँ पे अभी नहीं शुरू हो सकता। ठीक है, जिस तरह इंस्टाग्राम पे होता है ना लोग शॉप बनाते हैं, फेसबुक पे होता है कि आपने एक शॉप बना ली, आपका कोई बुटीक है, कुछ भी आपने पिक्चर लगाई, और इस तरह का काम तो थ्रेड और ट्विटर पे नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ से जो भी इनकम जनरेट होगी वो आपके ट्वीट से या आपकी वीडियो से जनरेट होगी, कितने लोग आ रहे हैं उसमें ऐड चल रहा है तो ऐड से इनकम जनरेट होगी। बीइंग अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, क्या रिकमेंडेशन होगी आपको? लोगों को जाना चाहिए थ्रेड की तरफ, यहाँ पर अकाउंट बनाने चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, एक्सप्लोर करने के लिए। ये एक्सप्लोर करने का दौर है। आप एक चीज़ पे बैठे हैं तो उस पर आपको 4 चीज़ें हैं, आपके पास 5 चीज़ें हैं, आप नई जगह पे जाएंगे आपको खुद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं वो भी ज़्यादा सारा इससे रिलेट होता है। ऐसे रिलेट होता है कि थ्रेड का जो बंदा ट्विटर यूज़ करता है उसके पास ऑटोमेटिकली थ्रेड का ऐड आ रहा है। ठीक है, अब वो कैसे आ रहा है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि पीछे गूगल पे, फेसबुक पे, उन सबके पास आपका डाटा है कि आप दिन को क्या ढूंढते हैं अपने मोबाइल पे, आप क्या सर्च करते हैं, आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। जिन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है वही चीज़ें आपके सामने आती हैं। इवन ट्वीट में भी, ट्विटर पे आप देखें कि जिस स्पेसिफिक फील्ड में आप ज़्यादा ट्वीट पढ़ते हैं देखते हैं आपके सामने ज़्यादा वही शो होती है। तो ये एक एल्गोरिदम है, एक एल्गोरिदम को आपने जिस तरह से आपने अपने मुताबिक उसको ढाल लिया उसी तरह से बैकएंड से आपके सामने वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सही। अब मुझे ये बताइएगा डिफरेंस दोनों में क्या है? यहाँ पर आपको पोस्ट जो है वो उसकी अभी तो इस पे लिमिट नहीं है। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये है कि लिमिट नहीं है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि इन्होंने अभी पैसे नहीं मांगे। ठीक है, ट्विटर अब पैसे मांगता है, पैसे मांगे, और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको उसने ब्लू टिक उड़ा दिए ट्विटर ने अच्छा, कि जी पैसे विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी आपको अब इसको वेरीफाई करवाने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आपने पैसे पे नहीं किए, बहुत से लोगों को उन्होंने रिमूव किए, फिर बहुत ज़्यादा को प्रेशर आया तो कुछ लोगों को उन्होंने रीइंस्टेट भी कर दिया, ज़्यादातर के नहीं किए उन्होंने। अब ये पैसे नहीं मांग रहा। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, ये देखिए $10-15 वो मांग रहा है महीने के, ये कह रहा है कुछ भी नहीं है, आओ बस। फिर यहाँ पे पोस्ट की लिमिट नहीं है आपके पास, फिर ये आपके इंस्टाग्राम से लिंक है, फिर ये आपके व्हाट्सएप से भी लिंक हो सकते हैं, क्योंकि मेटा है ना पीछे, मेन कंपनी एक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो ये सारा लिंकेज के आप कहते हैं यार मैं एक जगह पोस्ट लगाऊँ ऑटोमेटिकली 3 जगह पे शो हो जाए, मैं एक जगह कोई चीज़ अपलोड करूँ ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे हो जाए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्विटर अकेला प्लेटफॉर्म है, उसके साथ लिंक कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। सो ये एक जगह पे चीज़ लगाना, 3 जगह पे शेयर हो जाना, ये आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा? यकीनन फ़ायदा पहुंचाता है। एक तो आपके टाइम की बचत है ना, टाइम की बचत। आपने एक पोस्ट लगानी है, अब आप 4 जगह पे जाके अलग-अलग पोस्ट करें, और एक है कि आपने एक जगह की और बाकियों को लिंक किया और आपने पोस्ट किया, सब जगह पे चली गई। हाँ, टाइम की भी बचत आपकी होगी और आपको फ़ायदा हो जाएगा। हमने सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करना है, आज हर बंदा चाहता है कि उसकी अर्निंग का कोई ज़रिया बन सके। सो क्या आपकी रिकमेंडेशन है? एक्टिव किस तरह से सोशल मीडिया पे आप हो सकते हैं? वो कौन से ऐसे अट्रैक्शन पॉइंट हैं जो आप गेन कर लें तो आप सोशल मीडिया पे छा सकते हैं? सोशल मीडिया पे छाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता, और वो है कंसिस्टेंसी। हमारे यहाँ लोगों को क्या होता है चाहिए कि वो शुरू करते हैं, अब असल में ख्वाब बड़े देख लेते हैं ना, बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे, फेसबुक पे देखा मिलियन, वो कहते हैं यार हम आज लगाएंगे, कल हमारे चलो कोई 2 लाख व्यूज़ तो होने चाहिए, नहीं आते। आपका स्टार्ट है। जितने भी लोग जिनके आज मिलियन सब्सक्राइबर हैं या जिनके मिलियंस व्यूज़ हैं, एक दिन उनका भी था ना जब वो कहते यार एक व्यू आ जाए, सिर्फ ऐसे कोई एक बंदा तो लाइक कर दे,
तो इसी तरह होता है, आप अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मुझे ये रहते बताइए हो तो क्या आप चीज़ें यकीनन मैटर पैसा कमा करती हैं? सकते हैं। कंटेंट मैटर करता है, कुछ लोगों का कंटेंट भी इतना अट्रैक्टिव नहीं होता लेकिन वो छाए हुए नजर आते हैं। आप देखें कि बहुत से लोग हैं गांव देहात वगैरह में, वो सिर्फ डेली की रूटीन दिखा रहे हैं, सुबह उठे हैं जी खेतों में ऐसे जा ही रहे हैं, गाय का दूध लेके आ रहे हैं, बकरी है बकरी का दूध ले आए पिलाया, बिल्ली आ गई जी घर में, बिल्ली बाहर चलेगी, मेरे घर में बतख आ गई, बतख बाहर चलेगी, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। तो कंटेंट मेरे ख्याल में अब इतना मैटर नहीं करता, मैटर करती है कंसिस्टेंसी। यकीनन अच्छा कंटेंट होना चाहिए, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, वीडियो अच्छी होनी चाहिए, ऑडियो अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्शन होनी चाहिए, लेकिन जितना आजकल आप रैंडम कंटेंट देखेंगे ना वो ज़्यादा अच्छा चलता है, बजाय इसके कि आप 10-20 लाख का एक स्टूडियो बनाएं कि जी मैंने यूट्यूबर बनना है, मैं पहले 20 लाख का स्टूडियो बनाऊंगा, फिर आप एक जगह बैठ के बात कर रहे हैं, उससे बेहतर ज़्यादा उस बंदे को सुन रहे हैं जो उसने बस ऐसे कैमरा पकड़ा ऐसे चलता जा रहा है, अपनी बात करता जा रहा है, लोग देखते जाने के यार क्या बात कर रहा है। तो आजकल जो लोगों का व्यूअर का जो ट्रेंड है ना, व्यूअर एक स्क्रीन को देख के थक जाता है, तो स्क्रीन के अंदर कुछ हिलजुल होनी चाहिए, आप उसके अंदर एटलीस्ट कोई विजुअल्स ऐड कर लें। अगर आप एक जगह बैठ के भी बना रहे हैं कुछ ना कुछ हरकत, अब मैं ऐसे बैठा बोलता जा रहा हूँ, फ्यू सेकंड्स के बाद बंदा चैनल चेंज कर देगा, क्या बैठा बस बोलता जा रहा है, कुछ और आ नहीं कुछ रहा, और होना तो चाहिए। स्क्रीन पे आपको कुछ ना कुछ जो बात कर रहे हैं उसका कोई विजुअल आ जाए, आप जो बात कर रहे हैं उसके रेलेवेंट कोई वीडियो आ जाए, उसके रेलेवेंट कोई ऑडियो आ जाए, कोई तस्वीर आ जाए, ऐसे ऐसे बस हरकत रहनी चाहिए स्क्रीन पे, तो आपको व्यूज़ आते हैं और आप वो जो एक पैसा कमाते हैं। सनसनी हम देख रहे हैं हर जगह पर, इस सनसनी को आप कैसा लेते हैं? हर जगह पर कुछ थंबनेल ऊपर ऐसे लिख दिए जाते हैं, चीज़ें ऐसी बना दी जाती हैं, वो अट्रैक्शन, अब मेरे ख्याल से ये चीज़ें भी पुरानी हो चुकी अब पुरानी हो चुकी है, और दूसरा ये कि उनको भी समझ आ चुकी है कि अगर आपका थंबनेल ऐसा है, बंदा क्लिक करेगा एक दफ़ा 2 दफ़ा, फिर वो देख लेगा अच्छा ये वाला जो चैनल है ना इसका तो थंबनेल हमेशा गलत होता है, फिर वो दोबारा आपके पास नहीं दोबारा आएगा। नहीं आएगा। तो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उनको ये चाहिए कि अगर वो ग्रो करना चाह रहे हैं तो थंबनेल वो दें जो वीडियो के अंदर मौजूद हो, ताकि जिसने भी आना है वो हमेशा आपके पास है, उसको पता हो कि इस बंदे ने जो लिखा होता है ना वही इसके पास अंदर वीडियो में मौजूद होता है। सही। अब अगर जो लोग थ्रेड पे अकाउंट अपना बनाना चाह रहे हैं, कुछ तरीकेकार आप बताएंगे कि जिस तरह हम बाकी एप्लीकेशन वेरी सिंपल, जिस तरह आप गूगल पे अकाउंट बनाते हैं, जिस तरह फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, सिंपली थ्रेड पे जाएं, गूगल पे थ्रेड लिखें जाएं और वहाँ पे अपना अकाउंट, बल्कि इवन आपको अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं अगर आपका इंस्टाग्राम बना हुआ है, ठीक है, बस इंस्टाग्राम से उसको लॉगिन करें, वो वहीं से आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। सही हो गया। सो इसके लिए आपको अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो आप इस पे आ सकते हैं और आपको इसका फ़ायदा भी पहुंचेगा इन द लॉन्ग रन। आप कि अगर दोनों चीज़ें लिंक हो जाएंगी तो ऑब्वियसली इसका आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा। मैसेज क्या देखने वालों को देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। हमारी पूरी कौम सारा दिन वेली बैठी वीडियोस देखती है लेकिन उससे पैसे नहीं आते। पैसे नहीं आते। तो आप कोई ऐसी वीडियो देख लें जिससे आपके पास कोई स्किल आ जाए कि मैं इससे पैसे किस तरीके से कमा सकता हूँ। हमारे मुल्क को भी डॉलर्स की ज़रूरत है, तो अगर हम सोशल मीडिया से डॉलर्स कमाना शुरू कर दें तो हमारा तो फ़ायदा होगा ही, हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा। डॉलर हमारे मुल्क में जिससे हमारे मुल्क में इस्तेकाम आए। चलें जी, आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है और इसका आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत Thank you very शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। तो प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते रहते हैं उन लोगों से जो कि आपके लिए मोटिवेशन हो सकते हैं, जिनकी स्टोरी से आप कुछ सीख कर आगे आ सकते हैं। बहुत सारे हमारे नौजवान जो कि मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं, ना सिर्फ नाम बना रहे हैं बल्कि अपनी कायदाना सलाहियतों की वजह से जिस भी फील्ड में जा रहे हैं छा के दिखा रहे हैं। सो हमारे लिए ये मेहमान बड़े ज़रूरी होते हैं और आपसे मुलाकात हम इसलिए कराते रहते हैं कि आप भी ज़रूर इनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखें। हमारे आज के जो मेहमान हैं, मैं उनके बारे में बताती चलूँ। जाना अवार्ड हासिल कर चुके हैं सदर यूथ जनरल असम्बली फ़ाज़ शहबाज बड़ाई जी, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है अपने शो में। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बिलाशुबा मैं यही जैसे कि अपने नाजरीन से भी शेयर कर रही थी कि आप लोगों को मिलवाने का मकसद होता है मोटिवेट करना उन नौजवानों को जिनके अंदर कुछ ना कुछ है। सो उन्होंने उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है तो वो तो हम जानेंगे, लेकिन ये अवार्ड वाली स्टोरी सुनाइएगा, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? हाँ, सबसे पहले जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। 1999 में ये अवार्ड का सिलसिला बरतानवी हुकूमत ने ये इदारा बनाकर शुरू किया था, जिसे प्रिंस जो विलियम है और प्रिंस हैरी है इस इदारे को ऑन करते हैं। तो इस सिलसिले में जो 2023 का डियाना अवार्ड है उससे मुझे नवाजा गया है। तो ये 25 साल की उम्र तक के अफराद को दिया जाता है। इसमें आपके जो 1 साल की खिदमात होती हैं, जिस साल आप अप्लाई कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने 2023 के लिए अप्लाई किया तो आपकी जो 2021-22 की खिदमात है, आप उसकी वो जो स्टेटमेंट है, आपको कोई भी नॉमिनेट करता है
तो वो आपके बारे में जो भी उनको इन्फॉर्मेशन होती है तो वो उस इदारे को भिजवाता है। तो जो अवार्ड मिला है वो 2 इदारों के काम की बुनियाद पे मिला है। एक इदारा यूथ जनरल असेंबली जिसकी बुनियाद मैंने तब रखी जब मैं 18 साल का था, और ये इदारा अपने 8 साल मुकम्मल कर चुका है। इसके मैं चंद जो चीदा काम है वो बता दूं जो जिसने इम्पैक्ट क्रिएट किया है पाकिस्तान की कौमी सतह पे। उसमें सबसे पहले तो एक तीसरी जिसकी हम बात करते हैं तो उस सिलसिले में ट्रांस राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2018, इसमें जो लेजिस्लेशन थी इस एक्ट की तरफ, उसमें एक जो मेजर कंट्रीब्यूशन शामिल थी वो यूथ जनरल असेंबली की थी। उसके साथ साथ फिर सूबाई सतह पर जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है जिसमें ख़ास तौर पर ये यूथ काउंसलर्स की नशिस्तों के हवाले से उस पर हमारी काफ़ी अर्सा लॉबिंग रही। और उसके बाद आप पाकिस्तान में देखते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन कायम है, उस तरह से दीगर कमीशन कायम है, उसी तरह से पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली दफ़ा नेशनल यूथ कमीशन का क़याम होने जा रहा है। सो ये यूथ जनरल असेंबली का जो अगस्त 2015 में पहले इजलास हुआ था उस पर ये करारदाद आई थी एक तवज्जो दिलाओ नोटिस के बाद। तो उसके 8 साल हमें लॉबिंग करने के बाद उसके समरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो मेरी फाउंडेशन है फहद शहबाज फाउंडेशन, उसमें हमने पुलिस इस्तेलाहात और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज उस पर काम किया। चीज़ें हैं, अगर इसी तरह से तमाम नौजवान आगे होकर काम करें। अच्छा जी, अवार्ड के बाद क्या फीलिंग आई? ऑब्वियसली जब आपके काम को सराहा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, सो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सो आपने क्या फील किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी होती है कि ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए, अपने इदारे के लिए और सबसे बढ़ के अपने पाकिस्तान के लिए जब ये एज़ाज़ अपने नाम किया है, तो जहाँ दुनिया से मुबारकबादें आई हैं वहाँ पाकिस्तान से भी मुबारकबादें आई हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, स्पीकर नेशनल असेंबली की तरफ से और फिर हमारी वज़ीर इत्तलात हैं उनकी तरफ से। तो वो एक हौसला मिलता है कि जहाँ पर इस तरह के अवार्ड्स मिल रहे हैं जिनको बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा जा रहा है, और उसके साथ साथ जो आपकी मुल्की सतह पर लीडरशिप है वो भी आपको रिकग्नाइज़ कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को इस तरह की चीज़ों से इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला बढ़ता है, और जब हम मोटिवेट होते हैं तो फिर आगे आने वाले अहदाफ हैं वो मज़ीद आसानी से अचीव हो जाते हैं और आपके रास्ते हमवार हो जाते हैं। सो आज की गुफ्तगू का मकसद भी यही था कि लोगों को, नौजवानों को मोटिवेट किया जाए और उनको बताया जाए कि अगर वो मेहनत करेंगे तो किसी मकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे। वक्त कम है हमारे पास, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम के हिस्से में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज की हेल्थ डिटेल। जुहेब हमें ज्वाइन करने वाले हैं जो आज की हमारे साथ टिप्स शेयर करेंगे ताकि आप घर बैठ के भी अगर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तो एक्सपर्ट की राय आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ओवर टू यू जुहेब। Guys, this is Zuhair Bukhari. I'm internationally certified fitness trainer। मेरे साथ हैं अली जवाद, he is also a certified fitness trainer, और हम दोनों आज मिलकर आपको बताएंगे प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइज के बारे में। प्लायोमेट्रिक्स क्या होता है? ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर जंप्स होते हैं, डायनामिक एक्सरसाइज होती हैं, पोजीशन जल्दी जल्दी चेंज की जाती हैं। तो इन एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कि आपकी एजिलिटी बेहतर होती है, आपका स्टेमिना बेहतर होता है, आपकी एंड्योरेंस बेहतर होती है, आपका फैट बर्निंग प्रोसेस पीक पे होता है। तो 3 से 4 एक्सरसाइज बताऊंगा, लेकिन प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज वो लोग नहीं करेंगे जिनको किसी भी जॉइंट पेन है, किसी किस्म का भी, अगर पैर एंकल पे है या नी जॉइंट है या हिप जॉइंट है या बैक बोन का कोई भी जो किसी भी जॉइंट की पेन है तो वो प्लायोमेट्रिक्स नहीं कर सकते, उनके रिकमेंडेड नहीं है। ओके, स्टार्ट विद द वार्म अप। 3 से 4 एक्सरसाइज बताएंगे प्लायोमेट्रिक्स, अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह फैट ऐसे जाएगा। ओके, गो। जंपिंग जैक्स फॉर 10 सेकंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, साइड जंप्स 1 2 3 गो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Back kick 1 2 3 go। 5 4 3 2। Standing calf raise, recover yourself। 5 4 3 2 and 1। Perfect। Okay, let's start। Are you ready? Okay, start with the burpees। burpees करेंगे, मैक्सिमम नीचे जाएंगे। अच्छा, burpees with push-up करें, 5 burpees। Okay, 1 2 3 and go। पुशअप किया, जंप फॉरवर्ड, देन जंप अप। burpees का एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप जंप करो, जंप शुड बी एट लीस्ट 6 इंचेस अबव द फ्लोर। शाबाश बॉय।
परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और जो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है वो बिगनर्स के लिए नहीं होती, वो उन लोगों के लिए प्लायोमेट्रिक्स होती हैं जो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो जो बिगनर्स हैं उन एक्सरसाइज को ट्राई ना करें, कोई इंजरी ताकि ना हो जाए, ताकि आप सेफ जोन में रहें। अच्छा, 1 रैप मोर बॉय। ओके, वेरी गुड, शाबाश। रिकवर योरसेल्फ, थोड़ा सा मार्च, रिलैक्स योरसेल्फ, शाबाश, एक्सीलेंट। ओके, नाउ जंप स्क्वाट, 1 2 3 एंड गो। अगेन प्रोटोकॉल्स सेम रहेंगे इसके, अगर आप स्क्वाट्स भी कर रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो, जंप स्क्वाट कर रहे हो, प्रोटोकॉल सेम रहेंगे। आपका बॉडी वेट आपकी हिप्स पे आना चाहिए, नीज आगे नहीं जाने चाहिए, स्क्वाट पूरा ही बिलो द नी है। शाबाश शाबाश। 2 मोर, 1 एंड 2, फाइन। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जंप स्क्वाट विद साइड जंप, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप घर पे कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है 10 रैप्स के 3 सेट्स करने हैं। हम यहाँ पे 2 सेट्स करेंगे। ओके, कम ऑन, साइड जंप्स करेंगे स्क्वाट के साथ। जो वेरी गुड, शाबाश। और जंप हाई, कम ऑन शाबाश बॉय, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अला। 5 4 3 2 एंड 1, शाबाश। ओके, टेक अ ब्रेक, 10 सेकंड ब्रेक लेंगे। इसके बाद दोबारा से हम यही सर्किट दोबारा स्टार्ट करेंगे, यही एक्सरसाइज एक दफ़ा और रिपीट करेंगे। हाँ जी, आर यू रेडी? अब टाइम चाहिए, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले अपनी बॉडी की सुननी है कि अगर आपकी बॉडी कहती है कि हाँ ठीक है आई एम प्रिपेयर, तो फिर आपने एक्सरसाइज करनी है। ओवरलोड नहीं डालना, लोड डालना है बॉडी पे लेकिन ओवरलोड नहीं डालना। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बर्पीज अगेन। 5 बर्पीज जस्ट, 1 2 3 एंड गो। 1 2, perfect boy. 3, 2 more. 4, 1 more. And 5, perfect. नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाए नहीं, आप ब्रेक करनी है। चैलेंज भी आपका ही फैसला है। करें स्टार्ट। जंप स्क्वाट। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि यार जब आप किसी को ट्रेनिंग करा रहे हो, ऑब्वियसली दूसरा बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, आपने उससे ज़रूर पूछना है भाई आपके मेंटल, हाँ जी करें करें, आपने ज़रूर पूछना है ना, उससे बात करते रहना कि यार भाई आप ठीक हो, सब ओके है, क्योंकि आपने अपनी साइंस आपने एक्सरसाइज पे थोपनी नहीं है, आपने उसको कहना है कि भाई आप अपनी बॉडी की सुनो। शाबाश। 2 रैप्स मोर बॉय, 1 एंड 2। ओके, सिंपल जंप स्क्वाट भी कर दें, 5 रैप्स बस, लास्ट है, थोड़ी मत करना है। और ये प्लायो एक्सरसाइज, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज का ये फ़ायदा है कि जो आपने एक्सरसाइज 45 मिनट्स करने हैं, अगर आप 20 मिनट्स में कर लें तो दिस इज़ मोर देन इनफ। 5 4 3 2 एंड 1। थैंक यू सो मच। जो आज ये था हमारा आज का वकड़ा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और आई होप कि आप भी ठीक हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। जोएब, थैंक यू सो मच। सो ये घर बैठे आपके लिए हम टिप्स शेयर इसलिए करते हैं कि आप सेहतमंद रहें, एक्टिव रहें, घर बैठ के हिलजुल करते रहें, ताकि आप सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत ज़रूरी है कि जहां आप अपनी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं वहीं कुछ एक्सरसाइज भी करें, हिलना जुलना अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। तो इसी मकसद के लिए इस तरह के सेगमेंट्स हमारी तरफ से प्लान किए जाते हैं। सो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त तो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। वीकेंड है, आप अपना वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान करें। बारिशों के मौसम में जो एहतियात हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं वो ज़रूर आप एहतियात भी करें। घरों में आप अगर छतों पे पानी है तो उसका ख़ास ख्याल रखें, बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखें। सो इसके साथ साथ मुझे आपसे इजाज़त चाहिए, लेकिन आज वाली इजाज़त कुछ मुख्तलिफ इस तरह से है कि एक थोड़े लंबे गैप के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मंडे से आपको ज्वाइन करेंगे रिदा ज़फ़र इस प्रोग्राम में, सिटी 10 में। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़े से गैप के बाद इंशाल्लाह ज़िंदगी का आने जाने का सफ़र जो है ये यूँ ही लगा रहता है। सो चीज़ें तो चलती रहती हैं, ज़िंदगी का सफ़र तो चलता रहता है, लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। मैं तो आप लोगों को बहुत मिस करूँगी, अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इंशाल्लाह इस गैप के बाद दोबारा से आपसे मुलाकात होगी, सेम जगह पर सेम टाइम पर, अगर ज़िंदगी ने इजाज़त दी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।